नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है ई मार्ट्स आपके यूट्यूब चैनल में। और हम नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं NS 2021 विज्ञान विषय के लिए। कक्षा 10 और कक्षा 8 से संबंधित प्रश्न हल सहित यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, ताकि इससे बच्चों में प्रश्नों के प्रति समझ विकसित हो सके। बच्चे विज्ञान विषय के किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, हमने कोशिश की है कि अवबोध और ज्ञानोपयोग अर्थात समझ के करने वाले प्रश्नों को हम यहाँ शामिल करें, ताकि बच्चे उनकी प्रैक्टिस कर सकें। तो आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के लिए विज्ञान विषय। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? गर्मियों में घड़े का पानी, मिट्टी के घड़े का पानी ठंडा हो जाता है, तो वो कैसे होता है? इसके लिए 4 विकल्प हमारे पास हैं: विसरण, परासरण, वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन। तो सबसे पहले हम समझते हैं ये है क्या। विसरण देखिए, पदार्थ के कणों का अधिक मात्रा से कम की ओर गमन करना। पदार्थ के कण जो हैं उनकी ये मूलभूत प्रवृत्ति है कि वो अपनी अधिक सांद्रता से अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर गमन करते हैं। जैसे कि किसी कमरे में मान लीजिए हम अगरबत्ती जलाते हैं, तो अगरबत्ती की खुशबू थोड़ी देर बाद में पूरे कमरे में फैल जाती है। या कोई व्यक्ति घर में किसी कमरे में अगर सेंट या डिओड्रेंट का इस्तेमाल करता है, तो थोड़ी देर बाद में पूरे घर में उसकी खुशबू हो जाती है। इसका कारण विसरण ही है। विसरण के कारण थोड़ी देर बाद में पदार्थ के कण जो है वो पूरे घर में या पूरे कमरे में फैल जाते हैं। अगला है परासरण। परासरण है विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से अधिक मात्रा से कम की ओर गमन। विसरण और परासरण एक जैसे ही हैं, बस परासरण में फर्क इतना है कि यहाँ बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। ये एक ऐसी झिल्ली है, साधारण भाषा में कहा जा सकता है, जो कुछ पदार्थों को अपने आर पार जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती, इसीलिए इसका नाम है अर्धपारगम्य। अगला है वाष्पोत्सर्जन। यह है पौधे के द्वारा जलवाष्प का उत्सर्जन। पौधे जो हैं वो गर्मियों के दिनों में पौधे की पत्तियों पर छेद होते हैं, जिन्हें कहते हैं रंध्र, और उन रंध्रों से जल जो है वाष्प के रूप में बाहर उत्सर्जित होता है। ठीक है, इस विधि को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। इसीलिए आपने देखा होगा कि गर्मियों के दिनों में पौधे की पत्तियां मुरझा जाती है। और अगला है वाष्पन, जल का वाष्प में परिवर्तन। जल जो है वो वाष्प में बदल जाए, इसे वाष्पन कहते हैं। अब हम सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जो घड़ा है मिट्टी का बर्तन है, उसमें क्या होता है, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिससे जल बाहर निकलता है। जो ही जल बाहर निकलता है, बाहर का तापमान ज़्यादा होता है और वो जल वाष्प के रूप में बदल जाता है। जब जल वाष्प के रूप में बदलता है, तो उसे ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है। ये हम जानते हैं कि जब जल वाष्प में अर्थात द्रव जो है गैस में बदलेगा, तो उसे ऊष्मा और ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। और ये ऊष्मा और ऊर्जा वो इस पानी से ही ले लेता है, जिससे कि पानी का तापमान कम हो जाता है और फलस्वरूप वह ठंडा हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो उत्तर होगा इसका वाष्पन, जल का वाष्प में परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं? जो भी लोहे से बनी वस्तुएं होती हैं उनमें जंग लगता रहता है, तो उसे कहते क्या है? ऑप्शन हमारे पास हैं: संक्षारण तथा यह एक भौतिक परिवर्तन है, विलयन तथा यह एक भौतिक परिवर्तन है, संक्षारण तथा यह एक रासायनिक है, और विलयन तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए, जंग लगने को हम कहते हैं संक्षारण, और ध्यान रखिएगा लोहे की वस्तुओं में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, संक्षारण एवं यह एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल, आयोडीन का टिंचर पूतिरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? देखिए, आमतौर पर घर में जब भी चोट लग जाती है थोड़ी बहुत, तो टिंचर आयोडीन एक दवा होती है जिसका घोल उस चोट पर लगाया जाता है, ठीक है, जिससे चोट जल्दी ठीक हो जाती है। तो यह विलयन जो है, आजकल ये टिंचर आयोडीन की जगह पोविडीन आयोडीन सॉल्यूशन है या विलयन है, वो उपयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है पोटेशियम आयोडाइड में आयोडीन को घोलकर, वेसलिन में आयोडीन को घोलकर, जल में आयोडीन को घोलकर, और एल्कोहल में आयोडीन को घोलकर। तो ध्यान रखिएगा, सही उत्तर है एल्कोहल में आयोडीन को घोलकर ये विलयन बनाया जाता है। और ये बात भी ध्यान रखिएगा, आयोडीन वह तत्व है जो पूतिरोधी गुण रखता है। पूतिरोधी को अंग्रेजी में कहते हैं एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब चोट पर ये कारगर है, जीवाणुओं को रोकता है और चोट को जल्दी भरने में मदद करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं? लकड़ी का क्षरण अर्थात लकड़ी का मिट्टी में बदल देना, लकड़ी का दहन, लकड़ी का चीरना,
लकड़ी के एक टुकड़े में कील ठोकना। अब देखिए इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। हमारे पास पहला ऑप्शन है पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, और तीसरा और पहला। लकड़ी का क्षरण। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन होते क्या हैं। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिसमें पदार्थ की रासायनिक अवस्था बदल जाती है। तो देखिए लकड़ी का क्षरण, लकड़ी जो है उसका क्षरण हो जाएगा, वो मिट्टी में बदल जाएगी, तो उसका रासायनिक परिवर्तन भी बदलेगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही उसका क्षरण होगा। ठीक है। दूसरा है लकड़ी का दहन। लकड़ी को जब जला दिया जाएगा तो राख बन जाएगी, इट मीन्स यहाँ भी रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का चीरना, लकड़ी को अगर बीच में से चीर दिया जाएगा तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लकड़ी वैसे की वैसे ही रहेगी, सिर्फ वो चीरा नजर आएगा, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। और लकड़ी के टुकड़े में कील ठोकना, इससे भी लकड़ी में कोई रासायनिक बदलाव नहीं आएंगे, लकड़ी वही रहेगी, बस कील लकड़ी के अंदर चली जाएगी, क्योंकि उसके पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान है, वहाँ चली जाएगी। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा पहला और दूसरा, लकड़ी का क्षरण और लकड़ी का दहन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप में प्रदर्शित करता है। यहाँ आपको जल का भार दिया हुआ है और वो पहला ऑप्शन है 2 मोल जल, 20 मोल जल, जल के 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु, और जल के 120.44 गुणा 10 की घात 23 अणु। अब सही ऑप्शन कौन सा है इसका। चौथा सही है, चौथा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और चौथा सही है। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ जल का भार दिया हुआ है और मोल भी पूछे हैं और अणु भी पूछे हैं। तो देखिए इसका उत्तर वैसे चौथा सही होगा, 20 मोल जल होगा और जल के 120.44 गुणा 10 की घात 23 अणु होंगे। कैसे होंगे इसको समझते हैं। ये देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि बीच बीच में मोल लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में भार, राइट साइड में आयतन और नीचे कणों की संख्या। हमें भार दे रखा है, अगर हमें भार को मोल में बदलना है तो आप देख रहे हैं तीर का चिन्ह, भाग अणु भार, हमें अणु भार का भाग देना होगा तो मोल बन जाएंगे। 360 ग्राम जल है यहाँ आप देख रहे हैं। ठीक है। 360 ग्राम में जल के अणु भार का भाग देना पड़ेगा जो कि 18 होता है। ठीक है। तो हमारे पास 20 मोल आ जाएंगे। ठीक है, मोल आ गए। वापस देखिए, और मोल को हमें कणों की संख्या में बदलना है तो गुणा करना पड़ेगा 6.022 गुणा 10 की घात 23 से। तो जो ही आप 20 को 6.022 गुणा 10 की घात 23 से गुणा करेंगे तो 120.44 इंटू 10⁻23 ये मान आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हल किया जाएगा। ये सारा जो कैलकुलेशन है ये मोल अवधारणा के तहत है। यदि आपको मोल अवधारणा भी समझनी है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उस पर अलग से आपको वीडियो बनाकर दे देंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ है छठा प्रश्न, तत्वों के निम्नलिखित समुच्चयों से बनने वाले यौगिकों के सूत्र दीजिए। ठीक है, हालांकि ये आप देख रहे होंगे एबे सेदे वाला प्रश्न नहीं है, लेकिन कुछ सूत्र हैं जो लगभग पूछे ही जाते हैं कि कैल्शियम और फ्लोरीन जब मिलेंगे तो कैसा सूत्र बनाएंगे, इनसे बनने वाला सूत्र बताइए, इनमें से कौन सा होगा, ऐसे। तो कैल्शियम और फ्लोरीन मिलेंगे तो Ca और F2, हाइड्रोजन और सल्फर मिलेंगे तो H2S। ठीक है, ये सूत्र बनेंगे। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से NH3। इन सूत्रों के बारे में अगर आपको और ज़्यादा जानना है कि सूत्र बने कैसे, तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके हमारा एक वीडियो है सूत्र निर्माण का वीडियो, उसको देख सकते हैं। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि सूत्र बनते कैसे हैं। आगे कार्बन और क्लोरीन जब मिलते हैं तो CCl4 बनता है, सोडियम और ऑक्सीजन मिलते हैं तो Na2O बनता है, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलते हैं तो CO2 बनता है। तो हमारा अगर आपको सूत्र निर्माण नहीं पता है, नहीं आता है, तो आप वहाँ जाकर अलग से वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि सूत्र निर्माण कैसे किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से रासायनिक परिवर्तन कौन से हैं। देखिए ऑप्शन, लौह धातु का पिघलना, लोहे में जंग लगना, एक लोहे छड़ को मोड़ना और लोहे धातु का एक तार खींचना। तो लोहे धातु का पिघलना, यहाँ ठोस लोहा द्रव में बदल रहा है, तो सिर्फ पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन है, इसलिए ये एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, हालांकि ये हम पहले भी एक प्रश्न में बात कर चुके हैं कि लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है या रासायनिक अभिक्रियाएं होती है और लोहे में रासायनिक परिवर्तन हो जाते हैं। लोहे की छड़ को मोड़ना, मोड़ने से लोहे में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ उसकी आकृति बदल जाती है।
और लोह धातु का एक तार खींचना, तार को खींचेंगे तो उसमें भी कुछ नहीं होगा, उसकी आकृति बदल जाएगी, उसका रूप बदल जाएगा, बाकी रासायनिक परिवर्तन नहीं होंगे। तो इसका सही उत्तर है लोहे में जंग लगना। अगला प्रश्न यहां देखिए, 8वां प्रश्न है, सपना ने अपने बगीचे में 2 गड्ढे ए और बी खोदे। सपना ने बगीचे में 2 गड्ढे खोद दिए ए और बी। उसने गड्ढे ए में पॉलीथीन बैग में कुछ कृषि कचरे को फेंका। मान लीजिए कि कोई पत्ते वत्ते ऐसे थे, उसने गड्ढे ए में एक थैली में डाल के फेंक दिए, और गड्ढे बी में बिना पॉलीथीन बैग के कचरे को फेंक दिया, और जो गड्ढा बी है उसमें थैली में डाल कर ना फेंक के सीधा ही फेंक दिया। फिर उसने उन दोनों गड्ढों को मिट्टी से ढक दिया। उसने 1 महीने के बाद निरीक्षण किया, तो क्या होगा? वो है आपके ऑप्शन। गड्ढे ए में अपशिष्ट गड्ढे बी की तुलना में तेजी से गिरावट आई है। गड्ढे बी में अपशिष्ट गड्ढे ए की तुलना में तेजी से गिरावट आई है। दोनों गड्ढों में अपशिष्ट लगभग समान रूप से खराब हो गया है। दोनों गड्ढों में कचरा बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ है। तो यहाँ ये समझना होगा कि गड्ढे ए में क्या डाला है? पॉलीथीन बैग में कचरे को लपेट के डाला है। तो हम जानते हैं कि पॉलीथीन बैग जो है वो अपशिष्ट जो है पॉलीथीन बैग में डालकर फेंका गया है। पॉलीथीन बैग का अपघटन नहीं होता, उसका कुछ नहीं बिगड़ता, इसलिए वो अपने अंदर के कचरे को भी अपघटित नहीं होने देगा। ठीक है। और गड्ढे बी में क्या है कि सीधा ही कचरा मिट्टी में डाला है, वो जल्दी उस पर जीवाणु अभिक्रिया करके उस कचरे को मिट्टी में बदल देंगे। तो यहाँ सही ऑप्शन कौन सा होगा? गड्ढे बी में अपशिष्ट गड्ढे ए की तुलना में तेजी से गिरावट आई है। बी में जो कचरा है वो जल्दी ही खाद का रूप धारण कर लेगा, जबकि गड्ढे ए में वो पॉलीथीन का बैग आपको यूं का यूं 1 महीने बाद पड़ा मिल जाएगा। उसमें कचरा सड़ रहा होगा लेकिन वो अपघटित पूरी तरीके से नहीं होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अगला प्रश्न है, कौन से पात्र में जल की मात्रा जल्दी कम हो जाएगी? देखिए, ये 3 पात्र हैं ए, बी और सी, और ऊपर एक पंखा घूम रहा है इन तीनों पात्रों के। ठीक है। ए और बी पात्र खुले हैं और सी पात्र पर ढक्कन दिया हुआ है। आपको ये बताना है कि किस पात्र में जल की मात्रा जल्दी कम होगी। ऑप्शन है पात्र ए, पात्र बी, पात्र सी और सभी में समान। ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या होगा, पात्र ए और बी दोनों खुले हैं और सी बंद है, तो बंद है सी, इसका मतलब इसमें तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसमें जल जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन पात्र ए और बी दोनों में ही जल कम होगा। अब इन दोनों में से जल किस में ज़्यादा कम होगा? तो सही उत्तर है पात्र बी। क्यों? ए में क्यों नहीं हुआ? देखिए, पात्र बी का ऊपर का जो घेरा है, क्षेत्रफल है, वो ज़्यादा है और पात्र ए का क्षेत्रफल कम है। तो जितना क्षेत्रफल ज़्यादा होगा पानी उतना ही ज़्यादा वाष्प बन के उड़ेगा, और वाष्प बन के उड़ेगा तो पानी कम होगा। ये ठीक वैसे ही है जैसे मान लीजिए एक बंद कमरे में मैं एक थाली में पानी डाल के रखता हूँ और एक गिलास में रखता हूँ। ठीक है। थाली में पानी जल्दी खत्म हो जाएगा और गिलास में नहीं होगा, क्योंकि थाली में जल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है, इसलिए पानी ज़्यादा उड़ेगा। आगे चलते हैं। अगला 10वां प्रश्न, ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ये हम जानते हैं कि चूना जो है उसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। वो जल में डालेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में उष्मा भी उत्पन्न होती है। ये भी हम जानते हैं, चूने को जल में डालते हैं तो भयंकर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है। अब जो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है उसको आप जल में मिलाएंगे तो चूने का पानी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने को बुझाने और इसके विलयन बनने के लिए सत्य है? ठीक है। यह एक उष्माशोषी अभिक्रिया है, ये तो हो ही नहीं सकता, उष्माशोषी तो हो ही नहीं सकती। हम जानते हैं कि चूने को हमने देखा है, पानी में डालते ही वो तीव्रता से उष्मा छोड़ता है। यह एक उष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ये बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये उष्माक्षेपी प्रक्रिया ये बिल्कुल सही है। ठीक है। परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी। परिणामी विलयन का मतलब जब मैं चूना लाया, चूने को पानी में डाला और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, अब उस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की पीएच क्या होगी? 7 से ज़्यादा होगी, या चौथा ऑप्शन है 7 से कम होगी। हम जानते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और क्षार की पीएच 7 से ज़्यादा होगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन, तो हमने देखा कि ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन सही है, और परिणामी विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो आंसर होगा दूसरा और तीसरा। ठीक है। आज के लिए हम इन्हीं 10 प्रश्नों के साथ विदा लेंगे। आगे आपको फिर से 10-10 प्रश्नों के, या हो सकता है हम 10 से ज़्यादा प्रश्न भी बना दें, उनका सेट आपको मिलते रहेंगे और आप इनके साथ तैयारी करते